हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे अपना सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 का। तो बच्चों देखो, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर में जितने भी इंफॉर्मेशन गिवन है, जितनी भी इंफॉर्मेशन स्लाइड्स के थ्रू मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है, तो आप लोग उससे मैक्सिमम नॉलेज उससे रिटेन कर सके, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को जब आप एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करो तो आप लोग अगर वीडियो को 1 या 2 बार देख लेते हो तो इसीलिए आप लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक या फिर उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई भी डाउट ना हो। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखो, चैप्टर का नाम क्या है अपना, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप लोग पूछोगे मैम ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिंपल वे में अगर देखें हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी। बच्चों देखो, जैसे ही हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट होता है वहां पे कुछ एग्जांपल्स के फॉर्म में कुछ गेम्स गिवन है, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, या कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इस स्टोरी के बेस पे ही हम देखते हैं। देखो, ये जो गेम है, अलग अलग गेम है, इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने का काम क्या ऐसी कॉमन चीज है जो इन गेम को एक दूसरे से अलग बनाती है। तो बच्चों देखो, ध्यान से देखो, माइंड में आप लोग एक बार सोच के देखो, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, तो इन तीनों गेम्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो क्या होंगे, अलग होंगे। और यही जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो इन तीनों के एक दूसरे से अलग है, यही क्या है, इन गेम को एक दूसरे से अलग बताती है। कि हॉकी के रूल्स है वो ये बताएंगे कि हाँ, ये पर्टिकुलर गेम को हम क्या बोलेंगे, हॉकी बोलेंगे। या फिर क्रिकेट बैट बॉल से खेला जाता है, इसके ये रूल्स है, आउट कैसे होते हैं, रन कैसे बनाते हैं, तो ये पर्टिकुलर रूल्स किसके हैं, क्रिकेट के हैं। तो जिससे हमें आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाता है कि हाँ, ये गेम कौन सा है, क्रिकेट है। वैसे ही फुटबॉल है, राइट। उसी में ये होता है कि हाँ, फाउल कैसे होता है, उसको फुट से खेलते हैं, अगर उसको हाथों से खेलने लग गए तो क्या वो फुटबॉल कहलाएगा, ऑब्वियसली नहीं कहलाएगा। तो वैसे ही देखो, हमारा कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हुआ, क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो, पहले डिस्कस किया हमने क्या, सेट ऑफ रूल्स। सेम बच्चों, किसी भी देश का जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब हर कंट्री की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वहां पे रहने वाले लोगों के अकॉर्डिंग ये जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं या ये क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अब देखो, फर्स्ट टॉपिक क्या आता है चैप्टर का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में, व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों जरूरत पड़ती है। देखो, सोच के देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा किसी भी देश का, ठीक है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बने होंगे, तो हर जो सिटीजन है उसका जो मन करेगा वो करेंगे, चाहे उनको ये नहीं पता होगा क्या पर्टिकुलर चीज सही है क्या गलत है, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाती है, राइट। नाउ देखो, ये एग्जांपल वही हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गेम से रिगार्डिंग, कि एक पर्टिकुलर जो गेम होते हैं उनके जो रूल्स होते हैं वो उनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने में या फिर एक दूसरे से अलग दिखाने में उनको बताते हैं कि हाँ, ये गेम, पर्टिकुलर गेम को हम हॉकी बोलेंगे या इस गेम को हम क्रिकेट बोलेंगे। वही देखो, इन्हीं गेम के जैसे जो हमारी सोसाइटी है, अलग अलग टाइप की सोसाइटी है, मतलब अलग धर्म के लोग हैं, अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं, कोई किसी गॉड को मानता है, किसी भगवान को मानता है, कोई अलग टाइप की लैंग्वेज बोलता है, किसी के एक पर्टिकुलर ग्रुप की या फिर कम्युनिटी की अलग कल्चर है, ठीक है। तो मतलब क्या बोला गया कि इतना डाइवर्सिफिकेशन होने के बाद भी क्या ऐसी चीजें हैं जिससे ये सारे के सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके एग्री होते हैं। ऐसी क्या चीजें हैं, तो ऑब्वियसली क्या है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सेट ऑफ रूल्स है। अब क्या बोला गया कि इन मॉडर्न कंट्रीज है, हर कंट्रीज का क्या होता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो चाहे वो अनरिटन फॉर्म में हो, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखो क्या होता है, जिसको हम रिटन फॉर्म में बोले, रिटन डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है, कि किस फॉर्म में, रिटन डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है। सच रूल्स, जो ये रूल्स हैं, रूल्स बनाए गए हैं, भाई ये तो पता होना चाहिए ना, जो रूल्स बनाए गए वो रूल्स लिखे हुए कहाँ पे हैं, तो जहां पे भी रूल्स हैं वो लिखे हुए होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहां देखो, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बुक रखी हुई है, राइट। नाउ टुडे मोस्ट कंट्रीज, अब क्या बोला गया यहाँ पे देखो, कि आज जो वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ कंट्रीज ऐसे हैं जिनका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। मोस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऐसे हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन है, बट ये कंपलसरी नहीं है कि जिस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। आई बात समझ में। आप पूछोगे डेमोक्रेटिक क्या होता है, डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब यह होता है कि मतलब लोगों को अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चुनने का अधिकार
होता है, अपने पॉइंट्स रखने का, अपने व्यूज रखने का उनको अधिकार होता है। तो यहाँ पे क्या चीज बोली गई है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऐसी हैं वर्ल्ड में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऐसी हैं वर्ल्ड में जिनका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। बट ये कंपलसरी नहीं है कि जिनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो सकती है, राइट। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है जो क्या सर्व करता है, क्या चीज बताता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या चीज पता चलती है। सपोज मेरी जो मेंटेलिटी है, मेरी थिंकिंग है वो ये कि मेरे को फ्रीडम चाहिए, मेरे को राइट टू स्पीच चाहिए, ठीक है, राइट टू एजुकेशन चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर जो माइंड की जो एक थिंकिंग है, ये तो थॉट्स है, इसको बोलते हैं हम आइडल्स। आइडल जो होते हैं किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, ट्रुथ पे बेस्ड होते हैं, सच्चाई पे बेस्ड जो होते हैं, सच्चाई के आधार पे जो होते हैं, ठीक है। तो ये बताते हैं कि जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी या कंट्रीज के लोग हैं वो किन चीजों में बिलीव रखते हैं या फिर वो लोग किस टाइप की सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ये इस चीज को भी एक्सप्लेन करता है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी किस टाइप की है, किस टाइप की विचारधारा को वो प्रमोट करती है। अब यहां देखो अलग अलग टाइप के लोग हैं, सबका पहनावा अलग है, अलग गॉड में फेथ रखते हैं लोग, ठीक है। तो क्या बोला गया कि ये मतलब इतना डाइवर्सिफिकेशन है इनमें, तो इन लोगों को ये जरूरी नहीं है कि नेसेसरी नहीं है कि दे ऑल आर एग्री ऑन ए पर्टिकुलर इशू, मतलब कोई पर्टिकुलर इशू है उस पर जरूरी नहीं है कि सब लोग क्या करेंगे, एग्री करेंगे। तो इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किसका होगा, जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन रिटन फॉर्म में लिखे हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, रूल्स एंड प्रिंसिपल जितने भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रिटन फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये इन सभी लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आने में हेल्प करता है। इन सबको एक ही इश्यू के ऊपर एग्री होने में क्या करता है, हेल्प करता है। नाउ यहां देखो, नॉट ओनली द टाइप of government but also an agreement on certain idols। क्या होता है, एग्रीमेंट ऑन सर्टन आइडल्स, मतलब कुछ आइडल्स है जिनके ऊपर क्या होते हैं, सबके सब एग्री होते हैं, दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड, मतलब क्या बिलीव करते हैं कि हाँ कंट्री को ऐसा होना चाहिए। दे ऑल आर बिलीव कि सब विश्वास करते हैं हाँ हमारे देश को ऐसा होना चाहिए, हमारे देश को लोगों को ये पर्टिकुलर राइट्स मिलने चाहिए। अब ये देखो क्या क्या चीज, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, रिपब्लिक, मोनार्की, अनार्की, अरिस्टोक्रेसी, ये क्या है, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट के फॉर्म है, अलग अलग जो गवर्नमेंट होती है उसके टाइप्स है। अब यहां पे देखो कॉन्स्टिट्यूशंस के क्या क्या वैल्यूज होते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सर्कुलर, डेमोक्रेटिक, ये सारे क्या होते हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज होती हैं, क्या होते हैं, वैल्यूज होती है। ओके, अब देखते हैं, अब डिस्कस करते हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड थी, किसने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी थी जब ब्रिटिश राज चल रहा था, हमारा कंट्री ब्रिटिश के अंडर में था, वो लोग रूल कर रहे थे हमारे कंट्री पे। तो उस टाइम पे 1934 में, कब, 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की किस चीज की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, किस चीज की डिमांड की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की, कब, 1934 में। नाउ ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था कब तक, कब से स्टार्ट, 1939 टू 1942। ओके, डिमांड की तुम लोगों ने 1934 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, देन उसके बाद क्या स्टार्ट हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, 1942 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। नाउ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो लोग क्या चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम लोगों को अपनी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिक्वायरमेंट है, जो क्या करेगी, हमारे देश के लोगों के लिए क्या बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, जैसे हमारे देश की जनता चाहती है कि हम इस टाइप्स की गवर्नमेंट चाहते हैं, इस टाइप से गवर्न होना चाहते हैं, तो उस टाइप की गवर्नमेंट बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना करने के लिए कहा गया। दिस वॉज कन्वेन्ड इन दिसंबर 1946, कब हुआ, दिस वॉज कन्वेन्ड इन दिसंबर 1946, कब बनी, दिसंबर 1946 में। नाउ
बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949। अब देखो ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान का काम तो है नहीं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, ठीक है, या कुछ दो चार लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। पूरे देखो क्या बोला गया, एक तो टाइम देखो 1946 से 1949 कंप्लीट 3 इयर्स का, अराउंड 3 इयर्स के टाइम लगा था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड करने में कितना टाइम लगा, अराउंड 3 इयर्स। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने एक ड्राफ्ट किया, ठीक है, क्या ड्राफ्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। किसके लिए, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, जो आजाद भारत जिसको बोला जाता है उसके लिए क्या बिल्ड किया, क्या बनाया उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और उसको कितना टाइम लगा, देखो 19 दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949, ऑलमोस्ट 3 इयर्स का टाइम लगा था इसमें। नाउ आप देखो, free to shape their destiny at last after 150 years of British rule, the members of the Constituent Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce। क्या बोला गया, सिंपल वे में देखते हैं, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप्रोच दिस टास्क विद द ग्रेट आइडियलिज्म। मतलब 150 सालों के बाद, 150 साल जब ब्रिटिश ने रूल किया हमारी कंट्री पे, उसके 150 सालों के बाद हमारे जो देश की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या क्या बनाया। और हमारे जो देश के लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि भाई वो लोग परेशान हो चुके थे ब्रिटिश रूल के अंदर, उनको फ्रीडम नहीं मिलती थी, तो उन्हें हमें फ्रीडम चाहिए, राइट टू स्पीच नहीं मिलता था, उनको राइट टू स्पीच चाहिए था। मतलब जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे वो सारी प्रॉब्लम्स के अंडर में वो लोग नहीं रहना चाहते थे। ओके, तो इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो लोग थे, पीपल थे, अराउंड 300 लोग थे उस टाइम पे, जिन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के पीपल थे, जो लोग मेंबर्स थे, अराउंड 300 मेंबर्स थे। किसी एक पर्टिकुलर इंसान का काम नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, इसीलिए उसको बनाने में इतना टाइम लगा। अब आप पूछोगे मैम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इतना टाइम क्यों लगा। बच्चों देखो, पहले ये चीज हमने डिस्कस की है कि जो हमारा देश है एक तो बहुत बड़ा है और ऊपर से डाइवर्सिफिकेशन काफी है, ठीक है, बट एक रीजन बाय रीजन क्या हो जाता है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। अलग अलग लैंग्वेज है, कितनी सारी लैंग्वेज है जो हमारी कंट्री में बोली जाती है, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग गॉड में फेथ रखने वाले लोग हैं, राइट, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले हैं। तो इस टाइप से क्या है, जो हमारे देश के जो डाइवर्सिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को सेट करना था कि सब लोग चीजों पे एग्री हों, किसी का भी वॉयलेशन ना हो। ओके, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड करने में इतना टाइम लगा। नाउ अब देखो, ये एक नॉर्मल सी फोटो दिखाई गई है जहां पे जवाहरलाल नेहरू है अपनी किसके साथ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स के साथ। नाउ सेम पार्ट 2 है हमारा कि हमारे कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। देखो, इसकी जो स्टोरी है इसको समझेंगे अपनी नेपाल, जो अपना नेपाल है पड़ोसी देश है, अपने पड़ोसी देश नेपाल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नेपाल में जो गवर्नमेंट है वो हमेशा का चेंज होती रहती, कभी मोनार्की सिस्टम आ जाता था, कभी डेमोक्रेटिक सिस्टम आ जाता था, फिर कभी राजा वहां पे राज करने, मोनार्की सिस्टम होता है जिसमें राजा राज करता हो, ठीक है। तो इस वजह से वहां की जो क्या थी, जनता थी, वो क्या हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। वो चाहती थी कि भाई अब हमें क्या मोनार्की सिस्टम के अंडर में नहीं रहना है, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं मोनार्की सिस्टम के अंडर में नहीं रहना है। तो राजा ने उनको बोला ठीक है, हम आप लोगों के लिए कुछ रूल्स बना देते हैं। तो वहां की जो जनता थी उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपके बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। हर चीज से उन्होंने डिनाई कर दिया। वहां पे काफी प्रोटेस्ट हुए, काफी मूवमेंट हुए, आंदोलन वगैरह किए गए, काफी हिंसा वगैरह हुई। मतलब बहुत सारी जो वहां की कंडीशन थी काफी क्रिटिकल हो गई थी, काफी खराब कंडीशन हो गई थी, जिस वजह से वहां का जो मोनार्की सिस्टम था वो हट गया और वहां पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया। क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम इसलिए इस्टेब्लिश किया क्योंकि पहले जो उनका सिस्टम था वो क्या नहीं था, एक स्टेबल नहीं था, ठीक है। कभी मोनार्की सिस्टम आ रहा था, कभी डेमोक्रेटिक सिस्टम आ रहा था। जो वहां पे लोगों के जो क्या बोलते थॉट्स थे वो बार बार चेंज हो रहे थे। मतलब ना तो उनको अपने राइट्स मिल रहे थे, ना उनको अपना कोई अधिकार वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था उन लोगों को। तो लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने हर चीज को मानने से डिनाई कर दिया। तो ये सिचुएशन थी नेपाल की जो कंडीशन थी बहुत वर्स्ट हो गई। और नेपाल का एग्जांपल हमने इसलिए लिया क्योंकि नेपाल क्या हमारा नेबर कंट्री है और हमारे काफी अच्छे रिलेशन है नेपाल के साथ। अगर इकोनॉमिकली देखें हम तो हमारे काफी अच्छे रिलेशन है, काफी कुछ ट्रेड हम लोग नेपाल के साथ करते हैं। तो इस वजह से उसकी जो कंडीशन थी उसके आधार पर हम लोग समझ सकते हैं। तो सेम क्या बोला गया, इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम अपने लीडर को क्या करते हैं, चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, so that they can exercise power responsibly on
और बिहाफ मतलब वो क्या अपने बिहाफ पे सब लोगों की क्या ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हमने एक पर्टिकुलर नेता को चूज किया है, मेंबर को चूज किया है हमारे ऊपर गवर्न करने के लिए, रूल करने के लिए, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, वो नेता ही लेगा कि हाँ भाई हमारे देश की जनता ने अगर उसको इलेक्ट किया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही लेगा। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority and the constitution usually provides safeguards against this। अब यहां देखो मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली गई है, ये जो नेता होते हैं, अगर हमने किसी एक नेता को चूज कर लिया राइट, पर वो अच्छे से रूल नहीं कर रहा, तो उस अपने पावर का, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वो मिसयूज कर रहा है। तो इन्हीं मिसयूज से और इन्हीं जो उसकी मिसयूज करने वाली जो पावर है, इन्हीं से हमको कौन बचाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों से बचने के लिए काफी कुछ रूल्स एंड पॉलिसीज लिखी हुई हैं। नाउ व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे अपना जो पार्ट 3 है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी टू ऑल पर्सन, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ। अब क्या बोला गया देखो, क्यों रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, हमने पहले डिस्कस किया हमारे देश में अलग अलग पहनावे वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं राइट, अलग अलग ऑक्यूपेशन करने, काम धंधा करने वाले लोग हैं, ठीक है। मतलब क्या बोला गया कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं हमारे देश में, मतलब डाइवर्सिफिकेशन बहुत फैला हुआ है, ठीक है। इतना डाइवर्सिफिकेशन है हमारा देश का कि इन सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके जोड़ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काम है राइट। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये काम भी है कि एक पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी, क्या ना या माइनर कम्युनिटी बोल लेते हैं हम, ठीक है, उसका वोलेशन ना हो, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म के द्वारा या किसी ग्रुप के द्वारा उसको दबाया ना जाए, तो उसको सेफ गार्ड कौन प्रोवाइड करेगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। यहां देखो रिलीजन के, रेस के, कास्ट के, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब इन जो चीजों के आधार पे हमारे देश की जनता बटी हुई है। नाउ द राइट टू इक्वलिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी। अब राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ, देखो पीछे जो हमने चीजें देखी है ना, मतलब रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट एंड जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इन चीजों के आधार पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर इन चीजों के आधार पे किसी के साथ भेदभाव किया गया तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इलीगल होगा, जिसके लिए सजा भी उसको हो सकती है। तो राइट टू इक्वलिटी मतलब सबको समान तरीके से देखना, ठीक है, समानता का अधिकार बोला जाता है जिसको, राइट टू इक्वलिटी। ये हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, ओके। तो राइट टू इक्वलिटी में क्या होगा कि किसी के साथ भी अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन एंड रेस, उसके कास्ट के अकॉर्डिंग, उसके जेंडर के अकॉर्डिंग एंड प्लेस टू बर्थ, या फिर वो पर्टिकुलर कहां उसका बर्थ वाइज आधार पे उसके साथ क्या नहीं किया जा सकता, उसके साथ भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। नाउ द राइट टू इक्वलिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। क्या है, फंडामेंटल राइट है, गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि गारंटीड हमें प्रोवाइड किया गया है बाय आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less power people or groups। क्या बोला गया, कोई एक डोमिनेंट ग्रुप है, मतलब दूसरे को दबाने वाला ग्रुप है, ठीक है। तो जो ज्यादा पावर वाले लोग हैं वो लेस पावर वाले लोगों को क्या ना करे, डोमिनेट ना करे, उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार ना करे, बुरे तरीके से उनके साथ बर्ताव ना करें, ठीक है। तो ये भी उनको एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है, कौन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों को क्या देता है, एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है कि आप लोग इस देश में सुरक्षित हो, आप लोगों के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे एक पर्टिकुलर माइनर कम्युनिटी है तो उसको ऊपर लाने के लिए उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स अलग से बनाए गए होंगे, ओके, ताकि वो लोग भी इक्वलिटी में आ सके। अब यहां देखो ये पिक्चर क्या बताने की कोशिश कर रही है, देखो इससे ये दिख रहा है कि यहाँ पे कोई डिसीजन होगा तो कुछ जैसे बुक हमारी एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है कि जैसे क्लास में स्टूडेंट्स क्या होते हैं,
एक पर्टिकुलर गेम खेलना चाहते हैं, बट वहीं पे जो माइनॉरिटी के हैं जैसे गर्ल्स हैं, गर्ल्स की जो वहां पे पॉपुलेशन है वो कम है, बॉयज की ज्यादा है, तो गर्ल्स बोलती हैं हमको एक पर्टिकुलर ये गेम खेलना है, बट बॉयज बोलते हैं हमें ये खेल खेलना है, गेम खेलना है। तो वही क्या होता है, जो बॉयज होते हैं वो जीत जाते हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, वो संख्या में ज्यादा थे, नंबर्स उनके ज्यादा थे, ठीक है, तो इस वजह से वो जीत जाते हैं। तो क्या बोला गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, किनको, इनको भी क्या मिलना, उनको भी इक्वल राइट मिलना चाहिए, जो भी उनके राइट्स है उनको भी इक्वली मिलना चाहिए। ये नहीं है कि वो माइनर है, उनकी संख्या कम है, तो उन लोगों के जो भी थॉट्स हैं या भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको आप लोग अनदेखा कर दो। उनके इंटरेस्ट को क्या नहीं कर सकते, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को क्या नहीं कर सकते हम लोग, उनके डिसीजन को, उनके इंटरेस्ट को क्या अनदेखा नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे दो कम्युनिटीज बताई गई, एक तो इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और एक होता है इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। अभी इसमें डिफरेंस किया, देखो इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन में क्या होता है, रिफर्स टू द कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर। दो कम्युनिटी है यहाँ पे, देखो कम्युनिटी ए एंड कम्युनिटी बी, कम्युनिटी बी में कम लोग हैं, कम्युनिटी ए में ज्यादा लोग हैं, तो ये जो ज्यादा पॉपुलेशन वाले लोग हैं ये डोमिनेट करेंगे किसको, कम्युनिटी बी को। मतलब यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो क्या है, अलग अलग है। बट इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन में क्या होगा, एक ही कम्युनिटी है, कम्युनिटी एक ही है, बट एक ही कम्युनिटी में कुछ पर्टिकुलर लोग, विचारधारा को मानने वाले लोग ज्यादा है और कुछ कम है। तो ये जो एक पर्टिकुलर थॉट्स को मानते, विचारधारा को मानते, ये लोग क्या करेंगे, जो इनकी संख्या कम है इनको क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे। तो यही बोला गया कि इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन एंड इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स इस क्लास के लिए इतना ही करेंगे, बाकी जो इसका रिमेनिंग जो इसके टॉपिक्स हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में।